दोस्तों आज वर्ल्ड में 9 ऐसे कंट्रीज हैं जो पोजेस करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन इस लिस्ट में कुछ टाइम बाद एक और नया देश जुड़ सकता है। दोस्तों ये देश है छोटा सा आइलैंड नेशन जापान। जापान आज तक केवल न्यूक्लियर वेपन्स का शिकार बना है। दोस्तों इसी वजह से जापान ने एक पॉलिसी बना के रखी थी ऑफ नॉट पोजेसिंग, प्रोड्यूसिंग और अलाउइंग न्यूक्लियर वेपन्स ऑन इट्स टेरिटरी। लेकिन हाल ही में जापान में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि पूरी वर्ल्ड अभी जापान की तरफ नजर बनाए हुए है। क्या जापान का सोया हुआ समुराई फिर से जाग रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम जापान के इन्हीं डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंडिया को क्या जापान का साथ देना चाहिए। दोस्तों ये बात है 1945 की, जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा दिया था। इसी के साथ अंत होता है वर्ल्ड वॉर 2 का और जापान और यूएसए के बीच एक दशकों लंबा समझौतों का दौर चला। 1947 में जापान के ऊपर अमेरिका का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसके आर्टिकल 9 के तहत जापान पर मिलिट्री मेंटेन करना या फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए युद्ध छेड़ने जैसे पक्षों पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद 1951 में जापान ने एलाइड फोर्सेस के साथ ट्रीटी ऑफ पीस साइन करी। इन्हीं ट्रीटीज के बीच जापान और यूएसए ने म्यूचुअल कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री की डील भी साइन करी, जिसके तहत जापान ने यह फैसला किया कि वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कम से कम कर देगा और यूएसए के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे शरण लेते हुए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन जापान को सुरक्षा देने के पीछे यूएसए का एक अलग ही इंटरेस्ट था। दरअसल उस टाइम चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए को सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के पास एक एलाई देश चाहिए था, जिसके लिए जापान एक परफेक्ट ऑप्शन था। इसी वजह से यूएसए ने जापान का प्रोटेक्टर होने का दावा किया, लेकिन इसी वजह से जापान मिलिटरीली वीक होता गया। दोस्तों जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होने का एक और कारण है और वो है 2011 का फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। दोस्तों मार्च 2011 को जापान के कोस्टलाइन के पास हुए मैसिव अर्थक्वेक की वजह से सुनामी पैदा होती है, जिसकी वजह से समुद्र निकट स्थित फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर पैदा होता है जिसे 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इसी न्यूक्लियर डिजास्टर का नतीजा था कि जापान के सिटीजन जापान के गवर्नमेंट को फोर्स करने लगे न्यूक्लियर एनर्जी को त्याग करने के लिए, और जापान की गवर्नमेंट ने तब ये अनाउंस किया कि 2030 तक वो सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फेज आउट कर देगा। दोस्तों इस हादसे से पहले जापान में 54 फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, जो कि 30% ऑफ कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा कर रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद अभी केवल 33 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेशनल है जापान में। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जापान फिर से एक्साइटमेंट दिखा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ। दोस्तों जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इंडिया को छोड़ के, जिसकी वजह से यूएसए लेड एंटी रशिया ग्रुप ने ढेरों इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। और ये सैंक्शंस लगा के यूएसए ने सोच लिया कि रशिया कब तक इस वॉर को फंड कर पाएगा, उसे जल्दी ही घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन यूएसए ये भूल चुका था कि रशिया यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का एक मैसिव एनर्जी सप्लायर है। रशिया ने इन सैंक्शंस से निपटने के लिए इन कमोडिटीज के प्राइस को इंक्रीज कर दिया और रशिया के इन्हीं सैंक्शंस का असर जापान पर भी पड़ने लगा, जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इन्हीं इंपोर्ट्स पर निर्भर था। दोस्तों जापान अपनी जरूरत का 90% फॉसिल फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करता है। साथ ही जापान वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, जिसे प्राइमरीली पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लगातार चलते हुए इस वॉर की वजह से बढ़ते हुए प्राइसेस और सप्लाई चेन की डिसरप्ट होने की वजह से कुछ टाइम पहले जापान को एनर्जी क्राइसिस से भी जूझना पड़ा था। साथ ही पेरिस एग्रीमेंट के तहत कार्बन एमिशंस को कम करने के बीच जापान को कुछ नया सोचना था। दोस्तों जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने अगस्त 2022 को अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि जापान जल्दी ही नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद ही दिसंबर में उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत वो अपनी पुरानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मैक्सिमाइज करेगा और उन्हें रीस्टार्ट करेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में 180 डिग्री टर्न लेते हुए नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी डेवलप करेगा, जिस वजह से इसी महीने नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने के लिए यूएसए और जापान के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन डील साइन होने वाली है। दोस्तों एक और हैरानी की बात यह है कि 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यह प्लान किया था कि 2030 तक सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फेज आउट कर दिया जाएगा। इसमें भी बदलाव करते हुए गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि 2030 तक
वो चाहते हैं कि 22% कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू पूरा किया जाए, लेकिन इस बार सेफ्टी का कड़ा ध्यान रखा जाएगा और एक न्यूक्लियर रिएक्टर 30 साल पूरे होने के बाद उसको 10-10 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। तो 16 दिसंबर 2022 को जापान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अनाउंस किया था। इसके अकॉर्डिंग जापान नेक्स्ट 5 सालों में अपनी डिफेंस स्पेंडिंग करेगा $320 बिलियन। वर्ल्ड में डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में जापान अभी 9th रैंक पे आता है, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में जापान आपको टॉप 5 रैंक्स पे दिख जाएगा। दोस्तों, अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के नाम से जाना जाने वाला ये देश अभी क्यों ग्लोबल फायर पावर बनना चाहता है। तो इसके कई रीजंस हैं। यूएसए के हजारों धमकियों के बाद भी रशिया यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। ऐसे में जापान चाइना जैसा एग्रेसिव कंट्री का पड़ोसी होने के नाते अपने सोवर्निटी को लेकर चिंतित है। चाइना के साथ जापान के शिनकाकू आइलैंड्स को लेकर विवाद बहुत पुराने हैं। साथ ही हाल ही में जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर चाइना ने ट्रेनिंग के दौरान मिसाइल भी दागे थे। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी कई बार जापान के एयर स्पेस को वायलेट करते हुए अपने मिसाइल्स उसके ऊपर से दागे थे। ऐसे में जापान अभी ये बात समझ चुका है कि वो अपने डिफेंस के लिए कंप्लीटली यूएसए के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और यूएसए जो कि हजारों माइल्स दूर रहता है, जंग के दौरान अगर रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत पड़ी तो उसके भेजते भेजते बहुत देर हो जाएगी। इन्हीं चिंताओं की वजह से जापान अपनी डिफेंस स्पेंडिंग इतने सालों के बाद बढ़ा रहा है। जापान के इसी स्टेप को देखते हुए वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसको जापान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का पहला कदम बता रहे हैं। एंड आपको बता दें कि जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे वो अगले 2 सालों में ही न्यूक्लियर वेपन्स चाहे तो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर जापान सच में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने वाला है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? 1962 में चाइना का असली रंग देखते हुए अगर भारत बाद में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करता तो आज क्या स्थिति होती उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट दिखा के इंडिया को अपनी उंगलियों में नचा रहा होता। दोस्तों, आज जापान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, एक तरफ चाइना और एक तरफ नॉर्थ कोरिया। अभी अगर जापान भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो पैसिफिक ओशन में भी इंडिया को एक पावरफुल एलाय मिल जाएगा और एक साथ चाइना को काउंटर कर पाएंगे। और जापान का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर और फ्रेंड होने के नाते इंडिया का ये फर्ज बनता है कि वो जापान को इस मुश्किल टाइम में सपोर्ट दिखाए। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और इस मुद्दे को लेके आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट्स पे बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।